स्टार्टिंग की मुलाकातों की सबसे गंदी बात यह है कि स्टार्टिंग की मुलाकातों में सब नकली होते हैं। दुनिया ऐसी है नहीं कि आप एक उम्मीद से निकलें कि किसी की स्माइल, किसी का फेस ऐसा होना चाहिए, इससे मुझे प्यार होगा, इससे नहीं होगा। एक बंदा हिंदू मुसलमान दोस्त है और दोनों एक दूसरे के धर्म की धज्जे उड़ा देते हैं और उनका प्रेम कम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्ती वो धर्म है ना जहाँ पर एक इंसान का सिर्फ इंसान होना काफ़ी है। तो लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया, उस लड़की से मैं बहुत प्रेम करता था, वो मेरे लिए रुकी नहीं। तो बोले कोई भी जमुना जी के रोग को दिखाए कि प्रेम तो पानी की तरह है, फिर वो बहुत सरल भी है और औकात पे आएगा तो पहाड़ भी काट देगा। जब ब्रेकअप होता है लड़के जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़त्म करने पे आ जाते हैं। ज़्यादातर जो केसेस देखते हैं मतलब उन पे बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है कि वो लड़की उस बंदे के साथ रहते हुए उसने एक बंदे को सोशल मीडिया पे खोजा और फिर उससे सब कुछ बात करके, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और फिर उसे अपने घर वालों से बात करा के अब वो शादी कर रही है। तो जब मैं सारी तरह से उसकी पसंद का हो गया तब उसने किसी और को पसंद कर लिया। ज़्यादातर मेल में यही है कि वो अपने फादर से जाके हक करने में 10 बार सोचते हैं। क्योंकि मैंने देखा है भाई, लोग महलों में रह के भी बहुत परेशान हैं, और जब तुम्हारे पास कुटिया है तब तुम्हारा हाथ कौन थामता है, उसकी परख तुम्हें उसी वक्त होनी चाहिए, क्योंकि महल आने के बाद सिर्फ डाइवोर्स हो रहे हैं। हेलो राहुल भैया, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले भैया थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें और इस पॉडकास्ट में आए। भैया आगे बढ़े उससे पहले, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी है, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम उस किसी एक शायरी से करें जो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम सबके सामने रख दे। हाँ बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल वो शेर पढ़ूंगा, मेरा नहीं है, लेकिन उसके पहले दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि पिछले 4 महीने से हम लोग ये करना चाह रहे थे, फाइनली आज हो पा रहा है। और दूसरी ये बात कि जितने लोग भी इसे देख रहे हैं जी भैया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा डिक्शन जो उच्चारण है स का, नुक्ता का, वो सही नहीं है, तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ़ करें। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि जो लगता है कि मेरा जीवन यही है। वो ये शेर है कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी। रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत ही भैया बढ़िया शुरुआत हुई है इस शायरी जी की और बहुत ही मीनिंगफुल बात आपने यहाँ पे कही है। जी सबसे पहले भैया मुझे ये जानना है कि राहुल आशिकी वाला, जी तो ये आशिकी वाला टर्म क्यों रखा आपने नाम अपना, क्या है हिस्ट्री इसके पीछे ये? जी जी, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है, लगभग हर इंसान ये जानना चाहता है कि ये क्यों है। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, हम्म। अगर जहाँ के 100 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ आपको 4-5 राहुल तो मिल ही जाएंगे। हम्म। तो कॉलेज में था तो कॉलेज में मेरे 5 राहुल थे। अच्छा। तो अपने कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था थिएटर एंड कल्चरल को लेकर, तो पोइट्री लिखता पढ़ता था। तो मेरा थोड़ा स्वभाव ऐसा था कि लोग बोलते थे अरे ये तो आशिकी वाला है। हम्म। तो वहीं से कॉलेज ने ही एक टैग दे दिया। हॉस्टल में होता है ना कि हॉस्टल में आपका नामकरण होता है, हम्म। तो ये हॉस्टल ने नामकरण किया है कि ये राहुल आशिकी वाला है। तो ऐसा। हॉस्टल में सभी के निकनेम जी रखे ही जी जी जाते हैं जी जी। जी, तो मेरा वो जो पर्सनालिटी थी, वो जो, और आता आपका। हाँ, वो जो ऑरा था कि एक दिल पे एक आशिक है और इसका नाम ये आशिकी वाला ही है। अच्छा। हम्म भैया मुझे ये बताइए कि हम ना बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि आइडियल मैन क्या है वुमेन्स के लिए, हम्म। बट आपके हिसाब से हम्म आइडियल वुमेन क्या होनी चाहिए एक आदमी के लिए? ये बहुत नितांत व्यक्तिगत है। मतलब जैसे आप कहें ना कि कोई ये नहीं आके कह सकता दुनिया में कि प्यार ये है और ऐसे होता है प्यार। हम्म। ये आपका नितांत, क्या अंग्रेजी में उसको बोलेंगे आप, बहुत ही पर्सनल है आपका, हम्म। कि आपको किस तरीके से प्रेम मिला, आपकी क्या कहानी थी। हम्म। तो इस जनरेशन की दिक्कत यही है कि जिस चीज को जीना था उसको भी समझ रहे हैं हम। हम्म। जहां सारी समझ खत्म होगी वो प्रेम होगा, हम्म। समझ के प्रेम नहीं होता भाई। हम्म। तो आइडल मैन की या आइडल वुमेन की परिभाषा हमारी जो अपनी है वो ये होनी चाहिए कि होता ना कि अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, तो आपके पास एक पैरामीटर्स है, और मुझे लगता है कि किसी भी पैरामीटर्स में रहकर आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते। एक राहुल जो जौनपुर से आता है, हम्म। इसीलिए उसके डिक्शन में स और उसकी अंग्रेजी बीटेक करने के बाद भी अच्छी नहीं हुई। हम्म। तो क्योंकि राहुल पूर्वांचल से आता है और राहुल का जीवन ऐसा रहा है, तो आप सिर्फ ये कह के कि राहुल को अंग्रेजी नहीं आती, ये बेकार इंसान है, तो ये तो गलत होगा। हम्म। क्योंकि शायद किसी के आइडल मैन में ऐसा होगा कि ये होना चाहिए, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, जो कुछ भी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी इंसान का, किसी भी दुनिया के किसी भी जीवित प्राणी का
पैरामीटर्स बना के मत जज करिए, क्योंकि फिर वो कुछ ही लोग उसमें फिट होंगे। और पहली बात तो जब आप जैसे आप पूछ रहे हैं ना आइडियल मैन की क्या परिभाषा है, अगर मैं कुछ बता दूं या दुनिया का कोई भी इंसान जो बहुत टॉप पर है वो बता दे कि ये परिभाषा है, तो 90% लोग नकली में वो दिखावा करेंगे कि वो ऐसे हैं। सही कह रहे हैं आप बात समझ रहे हैं कि वो होंगे नहीं, लेकिन वो दिखाएंगे, क्योंकि अब वो आइडल मैन की परिभाषा है। जैसे मैंने आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कूल बनने के चक्कर में कुछ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो मीन नहीं करते। सोशल मीडिया पे आके दिखाएंगे एकदम अरे बहुत अच्छे इंसान, नम्र, रियल लाइफ में निकलते मन 1000 गालियां, सिगरेट, शराब, तो वही है साहब। तो भैया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। राहुल भैया को कैसी लड़की पसंद है? देखिए साहब, मेरे पास वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ मैंने एक अपना कैरेक्टर मेरी फलानी, तो मुझे ऐसी मेरी फलानी पसंद है जो मेरे पास है ऑलरेडी, कि जिसके मिलने से मुझे लगा, पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला इनफ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर राहुल के जीवन में, दुनिया के हर इंसान के जीवन में उसकी जो फलानी है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो लड़की है, वो जब उससे मिले और उसके साथ वो जिए तो उसको लगे कि वो अकेला अधूरा था। तो आपको अगर किसी से मिल के लगता है कि मैं अकेला अधूरा था यार, तो बस आपके लिए वो परफेक्ट है। उसकी मैं कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा। बहुत बड़ी बात भैया आपने बोली है और बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब समझने वाली बात है कि अगर किसी इंसान के आपके जीवन में आने से आप कंप्लीट फील कर रहे हैं। हाँ, और वो आपका वो व्यक्तिगत अनुभव होगा कि क्या क्या मिला आपको। मैं कैसे बता दूं आपको, ये तो आपकी कहानी है। जी भैया एक चीज मुझे बताइए कि हम ऐसा देखते हैं जी कि जो लड़कियां होती हैं वो काफी खुश रहती हैं, हर पल को उसी समय जीना चाहती हैं और वो चीज हर चीज चाहती हैं कि अभी हो जाए, जैसे अगर लड़ाई भी हो रही है तो अभी सॉर्ट आउट हो जाए, ये हो जाए। आदमी जो है थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट से आगे बढ़ता है, उसको हर चीज स्पॉन्टेनियस नहीं चाहिए, थोड़ा समय लेके करता है अपनी चीजें। तो क्या आपको लगता है कि क्यों हम ऐसे हैं, हम एज ए मैन व्हाई वी आर लाइक दिस? देखिए, एक बहुत बड़े कहानीकार थे, बहुत हमारे हिंदी के, उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद जी का एक कथन है कि विकास के क्रम में पुरुष बहुत पीछे है, जिस दिन वो पूर्ण विकास कर लेगा वो महिला हो जाएगा। तो आप कभी इस बात को नोटिस किए हैं कि नहीं? मैंने नोटिस किया है कि एक 15 साल की महिला लगभग एक 20 साल के पुरुष से आगे सोचती है। मतलब महिला अपनी उम्र से 5-6 साल बड़ी होती है। अगर आप कभी ऐसे देखें, जो घर की बड़ी बहन होती है ना, वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। या अगर घर की छोटी बहन भी है और उसकी उम्र है मान लीजिए 15 साल और भाई का उम्र है 20 साल, तो वो 20 साल के भाई को वो सब कुछ संभाल सकती है। तो जो जो स्त्री के अंदर परमात्मा ने जो सबसे बड़ी चीज दी है, वो जो ठहराव, वो जो समर्पण, और वो जो क्या उसको बोलते हैं, पेशेंस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धैर्य, वो अभी पुरुषों के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि वो अपने आप को मिटा कर किसी के बारे में सोचती है। पुरुष का मैं अभी बहुत भारी है, जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन बहुत दुनिया अच्छी हो जाएगी। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम पुरुष जो हैं वो पहले सेल्फ सोचते हैं, अपने आप से बहुत भरे हुए हैं। जैसे एक नदी यात्रा तय करती है अपने आप को मिटाने के लिए। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन सच में हम लोग कभी कोई ऐसी यात्रा तय या किसी इंसान से मिलकर, अपने गुरु, अपने प्रेमिका, अपने माँ बाप, कहीं तो आप ये भूल जाते हैं ना कि आप क्या हैं। और जो इंसान ये करने में सक्षम है वो थोड़ा बेहतर हो गया है। अदरवाइज हम अपने आप, अपने मैं से बहुत भरे हुए हैं। मैं सेल्फ लव की बात करता हूँ अपने रील पे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब सेल्फ लव का मतलब है कि मेरे पास एक बगिया है और उस बगिया में बहुत सारे फूल मैंने खिला रखे हैं, तो मेरे जीवन में जो आएगा तो मैं उसको वो फूल चढ़ा पाऊंगा। सेल्फ लव के मतलब नहीं मैं दुनिया से कट जाऊंगा, अलग रहूंगा। सेल्फ लव का मतलब है कि मैं, मेरे अंदर जो प्रेम की बगिया है, मैं उसको सींचता रहूं, ताकि जब मेरा प्रेम, मेरी परमात्मा मेरे सामने आए तो मैं उस बगिया, उस प्रेम को उसके सामने समर्पित कर पाऊं। बढ़िया बात भैया आपने ये बोली और समझ में भी आई। भैया आपने अभी ना एक नदी वाली कुछ बात बोली, हाँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए भैया। देखिए साहब, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, जैसे मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, जो कुछ भी आपका नाम है, जो जाति है, मैं उस पर कभी नहीं जाता, इसलिए मैं आज तक सोशल मीडिया पे अपनी जाति नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया से खत्म हो। लेकिन हम आप जो है ना कि जैसे मेरा नाम राहुल है, आपका नाम मानवेंद्र है, तो साहब आप ना सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब कहीं आप किसी इंसान या किसी स्पेस में हो और आपको अपना नाम ही याद ना रहे।
इसको आप ऐसे समझें, किसी नई जगह होंगे आप, तो आपको हर 2 मिनट बताना पड़ेगा कि आप मानवेंद्र हैं, आप लखनऊ से हैं, आप गोंडा से हैं, आप ये करते हैं। लेकिन जैसे आप अपने गांव हैं, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं आप कौन हैं, और वहाँ आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। हम्म। तो जो नदी है ना, नदी कहीं से निकलती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे कुछ बनना है, हम्म। तो मेरा जो जीवन जीवन जीने का तरीका है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, बट मेरा तरीका ये है कि मुझे ना खुद को मिटाना है। जैसे एक नदी यात्रा तय करती है हम्म। कि मुझे समंदर में जाकर अपना अपना अस्तित्व खो देना है। हम्म। और अपना अस्तित्व खो देने का मतलब होता है कि समर्पण कर देना, हम्म। कि मैं इस, जैसे एक नदी अपने आप को कहीं बांध ले और कहे कि नहीं ये मैं नदी हूँ और ये मेरा घमंड है कि मेरा नाम हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो चल के जाती है और समंदर में और खो जाती है। हम्म। तो जो भी आप अपनी प्रेमिका, अपने गुरु, अपने काम के प्रति जब खो जाएंगे ना, एकदम समर्पित हो जाएंगे और आप उसमें विलय हो जाएंगे, तब आप विराट हो जाएंगे। तब मानवेंद्र एक बहुत बड़ा मानवेंद्र हो जाएगा, जो जो क्या कहते हैं, जो अनंत तक पहुंचेगा। हम्म। अगर मानवेंद्र अपने आप को अपनी जाति, अपने कास्ट, अपने इन सब में सिमटा रहेगा ना, तो वो नदी छोटी रहेगी। हम्म। वो अपने आप को बांध लेगा, अपनी जाति से उठना, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उससे उठना, सबके प्रति प्रेम से भर जाना। तो ये आप अपनी नदी को दायरा खोल रहे हैं और वो बढ़ा रहे हैं कि आपको बहना है, हम्म। बिना जज किए किसी को, बिना किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाए। तो जो आप बहते हैं और ये सब दायरे खत्म कर, जैसे मैं भारत से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू धर्म से बहुत प्रेम है। तो आजकल मैं देखता हूँ, शायद इसके लिए लोग मुझे गालियां भी दें, लेकिन मैं देखता हूँ कि किसी से प्रेम करने के लिए किसी चीज से नफरत करते हैं लोग। कि मैं हिंदू हूँ, इस बात से ये सच नहीं है कि मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूँ। मैं बाकी धर्मों से कितना नफरत करता हूँ, इस बात से हम तय करते हैं कि हम अपने धर्म से कितना प्रेम करते हैं। आपको लगता है पैमाना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या अंजलि से प्यार करने के लिए प्रिया से नफरत करना जरूरी है? तो यही है कि आप जब सारी बाउंड्रीज मिटा देते हैं, तो आप समंदर से मिलने के लिए तैयार हैं, और तभी परमात्मा आपके बारे में सोचता है कि आपको जिस लिए वो भेजा है, आप वो काम कर पाए। भैया इसी पे मेरा भी एक क्वेश्चन है कि देर आर पीपल जो बहुत शिद्दत से जो भी प्यार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। बट आज की डेट में समाज में चीटिंग एक चीज है जो हम्म। बहुत सामने आ रही है, हम देख भी रहे हैं। हम्म। तो आपको क्या कारण लग रहा है कि चीटिंग इतनी ज्यादा अब बढ़ गई है? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब। अभी आपने जब स्टार्टिंग में पूछा ना कि आइडियल मैन या आइडियल वुमेन की क्या परिभाषा है, तो हम ना एक लिस्ट लिए घूम रहे हैं हम्म। कि हमें ये चाहिए, हम्म। तो वो मिल नहीं रहा है। हम्म। और आप स्टार्टिंग में किसी से मिलते हैं, तो जो आपने कहा ना कि आप बताइए कि आपके लिए अच्छी लड़की क्या है, तो मैंने, मान लीजिए मैंने कल सोशल मीडिया पे अलाउड कर दिया कि उसकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट, हम्म। वो ऐसी दिखनी चाहिए, और उसे ये पसंद होना चाहिए, और उसकी एक लिस्ट, एक फहरिस्त बना दी। और कोई लड़की वो एक्टिंग कर दी कि मुझे ये सब पसंद है, वो मेरे जीवन में आ गई। हम्म। और स्टार्टिंग की मुलाकातों की सबसे गंदी बात यह है कि स्टार्टिंग की मुलाकातों में सब नकली होते हैं। ये सही बात है वो लेकिन। पर्दा कुछ दिनों बाद खुलता है। हम्म। तो जब आपने एक 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 लिस्ट बनाई थी, उसमें कोई फिट हो गया बिना, जबकि वो है भी नहीं। अब क्या होगा साहब, थोड़े दिन बाद वो लेयर टूटेगी। अब वो जब लेयर टूटेगी और आपको लगेगा अरे ये तो इंसान नहीं है, हम्म। तो चीटिंग पनपता। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील में कहा था कि जो धोखा है उसका इजाद यही होता है कि कोई बिना भाव देखे, बिना सच्चाई देखे किसी को अपना लेता है। हम्म। तो जब आप अपना लिए, तो आप अकेला फील कर रहे हैं, हम्म। तो फिर वहीं से धोखा इजाद होता है। वरना प्रेम वो चीज है कि अगर एक इंसान से आपको मिल जाए, तो आपको कोई और नजर ही नहीं आएगा साहब। धोखा तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो ये बात है कि हमारी जो फहरिस्त है ना, हमारी जो एक लिस्ट है, हमारी जो बकेट लिस्ट है रिश्तों को लेकर, इसी से सब इजाद हो रहा है। लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी गलत गलत लगता है। बिल्ड कर ली है। दुनिया ऐसी है नहीं कि आप एक उम्मीद से निकलें कि किसी की स्माइल, किसी का फेस ऐसा होना चाहिए, इससे मुझे प्यार होगा, इससे नहीं होगा। जो आपका है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही आपको फंसा रखा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मुझसे हट जाएं, मतलब सिर्फ प्रेम के बारे में अगर आप बात करें, और ये जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही जब सबको अलग बनाया है, तो आप पैरामीटर्स क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हम्म। भैया दोस्ती क्या है? दोस्ती, मेरे लिए दोस्ती एक धर्म है यार। अगर मुझे लगता है कि दुनिया में अगर सारे धर्म मिटा के कुछ बनाना चाहें, तो क्या बनाना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्ती बने। क्योंकि मैंने अपने हॉस्टल में देखा है कि मैं अपने हॉस्टल जाने से पहले गाली नहीं देता था, और मैं अभी नहीं गालियों को सपोर्ट करता, लेकिन मैंने देखा है कि दोस्ती जो धर्म धर्म है, वो
इतना ज़्यादा इनर कोर से है कि दोस्त गाली दे सकता है, दोस्त मेरी जात के बारे में मुझे मतलब मैंने देखा अपने हॉस्टल में सबसे टॉप टॉप जाति का बंदा है, सबसे लो मतलब जो दुनिया का पैरामीटर है, मेरा तो कोई पैरामीटर नहीं है टॉप और लो का, कि सबसे टॉप जाति का बंदा है, सबसे दूसरे बंदा, और दोनों एक दूसरे के धर्म की धज्जियां उड़ा देते हैं और उनके बीच प्रेम कम नहीं होता। एक बंदा हिंदू मुसलमान दोस्त है और दोनों एक दूसरे के धर्म की धज्जियां उड़ा देते हैं और उनका प्रेम कम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्ती वो धर्म है ना जहाँ पर एक इंसान का सिर्फ इंसान होना काफी है और उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि समंदर होना है, तो दोस्ती वो निभाती है कि तू कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। तो वो जो है ना कि तू भाई क्या है मुझे मैटर नहीं करता, तू है मेरा बस। जिस दिन हम प्रेम पे ये बात ले आ पाए ना, जो हम दोस्ती जैसे जी रहे हैं, जिस दिन हम रिलेशनशिप में उस बात को ले पाए, दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। भैया बहुत आपने सही बात बोली, लेकिन मेरा इस पे क्वेश्चन है जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ दोस्ती में हैं जी और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जी। बट कभी कभी आप देखते हैं कि सामने से वो चीज नहीं आ रही है। हाँ 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 ऐसे भी केसेस हम देखते हैं। जी। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए साहब, दो तरीका है। एक तो होता है कि जो दोस्ती है ना, ये मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, दोस्ती एक तरफा नहीं होती। मतलब मेरा तो मानना है कि जो दोस्ती है ना वो दो है और वो दोनों तरफ से है, इसीलिए शायद पहला नाम उसका दो है। जो है तो पता नहीं लोग कैसे ये कह देते हैं कि मैं जितना अपने दोस्त के लिए करता हूँ वो मेरे लिए नहीं करता, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे मैं, अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो पैसे क्यों नहीं करता, उसके पास जो कुछ भी है वो उस लेवल पे करता है। और रही बात कि वो ऐसा नहीं कर रहा है और आप असहज हैं, तो आप अगर ये सोच पा रहे हैं, जैसे मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मानवेंद्र मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो फिर मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में तो थॉट नहीं आना चाहिए। अगर ये थॉट आ रहा है तो निकल जाइए। दैट इज नॉट अ फ्रेंड। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप कहीं भी, जैसे किसी भी रिश्ते में आपको अगर कोई सेकंड थॉट आ रहा है, तो एक बार आप रुकिए, ठहरिए और देखिए और कुछ दिन निभा कर देखिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि फिर वो दोनों इंसान धोखे में रहते हैं। आपको नहीं, सही नहीं लगता कि ये बात सही है कि सच बोलकर आगे बढ़ जाना। वो एक साहिर साहब का गीत है कि मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है वो गाना, है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हम दोनों। उसका एक अंतरा है कि जिस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। तो बस ये किसी बैड नोट्स पे जाकर लड़ाई कर कर, दुनिया बहुत छोटी साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया बहुत सही आपने बात बोली, लेकिन बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो क्यों होता है भैया, अच्छे लोगों के साथ एक्चुअली में बुरा क्यों होता है? यार देखिए, अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब तो मैं खुद खोजता रहता हूँ। और मैं भी बहुत सारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन से फेस करता हूँ जब मैं खुद परमात्मा से कह देता हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के साथ सबसे बुरा क्यों हो रहा है। और इस सवाल का जवाब मेरे पास लिटरली नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा एक बिलीव है कि मैं पुनर्जन्म में यकीन रखता हूँ। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और कुछ नहीं। मैं इस बात का जवाब नहीं जानता, तो मैं इसलिए नहीं पॉडकास्ट में आया हूँ तो हर बात का जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक ही माँ के दो बेटे पैदा होते ही एकदम अलग अलग सोच से रहते हैं। तो हमारा, मैं तो बहुत ज़्यादा अपने हिंदू धर्म में मानता हूँ और पुनर्जन्म में मानता हूँ। तो मैंने देखा है कि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं कि कोई पहले दिन से बहुत ज़्यादा किसी, मैं जैसे मैं मेरे पूरे गांव में कोई भी आर्ट की बात नहीं करता, और जब मैं कुछ भी मैं नहीं समझता था तब भी मुझे गज़लें अच्छी लगती थी, मुझे राइटर्स अच्छे लगते थे। तो ये है कि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अदरवाइज एक ही माँ के दो बच्चे एक ही संस्कार में पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, तो वो दोनों बिल्कुल अलग कैसे हो जाते हैं। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार है साहब, शायद हम कुछ ऐसा किए रहते हैं कि हम उसका यहाँ पर भर रहे होते हैं। एक अलग टॉपिक है ये, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बाकी ये सच झूठ भी हो सकता है ये। आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं? जी बहुत बहुत। क्या उनको ऐसा किया कि मतलब जितने बहुत सारे धर्मगुरु हमारे हिंदू समाज में आज की डेट में हैं, जी जी। बट वो एक अलग स्टैंड कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान उनको हेट कर रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। उनके पास भी लोग जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके अंदर ऐसा है कि मतलब एक अलग वाइब है? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब जब कोई कहता है ना प्रेमानंद, तो ऐसे प्रेम और आनंद मन में सब पनप जाता है। और वो जो चेहरा है, वो जो हंसी है ना, वो
मतलब उसका कोई स्तर नहीं है यार, मतलब ज्ञान अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, लोग कुछ भी दुनिया है, बहुत ज्ञान की किताबें हमने पढ़ी, लेकिन जो उनका भाव है यार, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और महाराज जी कैसे हैं, क्या हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनको देख के बहुत ज्यादा मन में करुणा, प्रेम, दया पनपता है, और सिर्फ उनको देखकर, उनकी बातें तो हम लगातार सुन ही रहे हैं। हम्म। और ये पता नहीं यार, कभी आज मैं बाबा लोग के बहुत खिलाफ हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम्म। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी एक भाव है यार, वो बाबा है ही नहीं, मतलब एक वो भाव है कि उनको देख लो, उनका नाम ले लो तो एकदम ऐसा बहुत सुकून मिल जाता है। तो उनका नाम बहुत अच्छा है कि प्रेम आनंद। बाकी जो आजकल बाबा, बाकी बाबा लोग हैं, जैसे ही उनके पास भीड़ इकट्ठा होती है, वो आप देखते हैं उसको कैसे कैस कर रहे हैं और कैसे हेट फैला रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र कर रहा हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी के पास जो टीम है वो सोशल मीडिया पर उनको ले आई और उनकी बातें हम तक पहुंची, उनकी हंसी हम तक पहुंची। और अभी आपने देखा बीच में एक रील वायरल हुई थी, एक पपेट वाला बंदा उनके पास गया था, तो जिस तरीके से वो हंस रहे थे और जिस वो सब देख के इतना मन आनंद को, जैसा लगता है कोई बहुत छोटा सा बच्चा हो जो इतना ज्यादा चौंक जा रहा है, क्योंकि जनरली जैसे हम बड़े होते हैं हम चौंकना बंद कर देते हैं हम्म। कि यार ठीक है, कर है तो वो जो बचा रखा है उन्होंने अपने आप को ना, वो बहुत कमाल है। तो मुझे लिए महाराज जी एक भाव हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे और जितने भी बाबा हों, प्लीज वैसे ही हो जाओ भाई। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें वो भाव चाहिए। भाव चाहिए। और बहुत अच्छा भी हुआ भैया कि इस समय वो, मतलब उनकी सोशल मीडिया की टीम उनको कुछ समय सच पहले में लेके आई। वो जो लोग आईआईटी वाले बंदे, या जो लोग भी उनके पास यूथ आया और उनको ले आया भाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया का इससे बेहतर प्रयोग हो सकता था कि प्रेमानंद महाराज जी को एक बहुत बड़ा वर्ग सुन पाया। वो सुबह 4 बजे लाइव आते हैं, 4-5 लाख लोग लाइव हो रहे होते भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्लस एक मेरी माँ से लेकर और मेरे छोटे भाई तक सबके फीड में प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है कि जनरली सब माँ कुछ अलग कंटेंट देखती है, बेटा कुछ और, पापा कुछ और, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी वो जड़ हैं जिसका पानी हर जगह पहुंच रहा है, जिनका पानी। और मैंने एक चीज और देखी भैया कि वो ना बहुत ज्यादा, मतलब उनके पास जो शास्त्र की नॉलेज है वो उसका यूज करते हैं आज के हिसाब से। समझ में, राइट जैसे राइट, जैसे एलजी। यूथ है तो मैंने देखा एलजीबीटी के बारे में बात किए, मास्टरबेशन के बारे में बात किए, पोर्नोग्राफी के बारे में बात किए। तो क्योंकि भाई देखिए महाराज जी ये जानते हैं कि यूथ को अगर हमको सही लाइन पे लाना है तो इस बारे में बात करना पड़ेगा। पोर्नोग्राफी, अरे छी छी छी, इसके बारे में एलजीबीटी, अरे बहुत बेकार है, इसका बात मत करो, मैं दूषित हो जाऊंगा। जी नहीं, नाक बोलकर आगे बढ़ जाना हमेशा आसान रहेगा, खड़े होकर उसके बारे में बात करके उस समस्या को हल करना हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा खड़े होकर उसके बारे में बात करेगा। भैया आपकी थोड़ी सी जर्नी जानते हैं कि आपने कहाँ से ये शुरुआत करी और कैसे ये पोएट बनने का, राइटर बनने का, जी वेब सीरीज अब आप लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। जी। तो ये जो राहुल जब छोटा था, हम्म। तो तब आपके दिमाग में ये चीज आई थी मुझे करना है, कि ये अपार्ट अपने आप धीरे धीरे कहीं ये डेवलप हो गया, या कोई स्टोरी है इसके पीछे? नहीं देखिए, इसके पीछे वही मैं कर रहा हूँ ना, फिर से वही बात कि पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे। तो जब जब मैंने होश संभाला होगा, तो जब जब जहाँ से मुझे राहुल याद आता है कि उसको कविताएं अच्छी लगती थी, उसे हिंदी से बहुत प्यार था। और जब भी मैं कहीं जाता, जैसे मैं अपने, मुझे अब भी ठीक ठीक याद है, मैं अपने दादाजी के साथ अपने बुआ के घर जा रहा था। एक जीप हुआ करती थी पहले, कमांडर बोलते थे जी हम, जी। हाँ कमांडर बोलते थे उसको। तो मुझे एकदम ठीक याद है कि मैं, दादाजी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और उस जीप में गाना बज रहा है कि हर किसी को, नहीं सॉरी, उस गाने का नाम था, अ, हर किसी को नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो गाना नया है। जी। उस गाने का नाम था, कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। ओके। हर किसी के, बहुत पुराना गाना है, 90s का है, जो आज के बसों में मिल जाएगा आपको, कि हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। तो ये गाना बज रहा था, और जब ये गाना बज रहा था तो मेरे दिमाग में पूरी कहानी चल रही थी कि एक लड़की होगी जो मुझे चाहेगी, ये वो हजार चीजें। तो मैं राहुल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको पहले पहले से उसको स्टोरी बनाने में या स्टोरी सुनाने में या स्टोरी क्रिएट करने में बहुत मजा आता था। फिर जब मैं हाई स्कूल के बाद मेरा डिप्लोमा में हो गया पॉलिटेक्निक में, और जब मैं पॉलिटेक्निक में गया, तो जब मुझे वो एक्सपोजर मिला थिएटर का,
पोएट्री का और इन चीज़ों का, तो फिर मुझे लगा नहीं यार, एनुअल फंक्शन वहाँ पर होता है और जो रैगिंग है जो गलत चीज़ है, लेकिन रैगिंग में जो क्रिएटिविटी मैंने अपनी खोजी कि वो जो सीनियर्स थे वो कह रहे थे कि तुम कुछ लिख कर लाओ, तुम ये करो, तुम कोई क्रिएटिव क्रिएटिव गाना गाओ, तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप को खोजा। और खोजते खोजते जब पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक में गया और फिर वहाँ सिनेमा से वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिला और देखा, फिल्में देखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, जो ये दुनिया है, मैं इसी दुनिया के लिए हूँ, मुझे कहानियाँ कहनी है, क्योंकि मेरे कोख में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे दुनिया को कहनी है। फिर उसके बाद जैसे सब लोग करते हैं कि मैं चला गया जॉब करने दिल्ली, लेकिन जो है भगवान जो चाहते वही होता है। मेरा एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं 16 महीने के बेड रेस्ट पे चला गया, मेरे पैर के ऊपर से कार चली गई। तो उस पूरे 16 महीने में मैं सोचता रहा कि मैं उस एक्सीडेंट में मर भी सकता था, तो मैं अब जॉब नहीं करूँगा, अब जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। फिर उसके बाद बहुत खुशनसीबी की बात है कि मेरे मॉम डैड मुंबई में ही रहते थे, तो फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मुंबई पहुंचा, और फिर वो अपनी कहानियाँ जो भी मैंने लिखी थी, पहले वहाँ पे एक फिल्म राइटर एसोसिएशन था जो कि अब जिसका नाम हो गया है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, वहाँ गया, उनके मेंबरशिप के बारे में पूछा कैसे बनता है, तो उन्होंने बताया कि आपकी कोई पोएट्री न्यूज़पेपर में छपी होनी चाहिए। फिर मुंबई के अलग अलग न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर मैंने अपनी कविताएं दी, तो एक बहुत पेपर ने मेरी कविता छापी, फिर वो कविता की कटिंग लेकर मैं गया और फिर वो मेरा राइट एसोसिएशन कार्ड बना, फिर मैं यात्रा तय की और फिर हम अलग अलग प्रोडक्शन हाउस गए। और तब तो ये था कि किसी प्रोडक्शन हाउस जाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और कहेंगे वाह क्या कहानी है राहुल भाई, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। तो किसी प्रोडक्शन हाउस जाओ तो गेट से ही बाहर मैंने आपने देखा कि आदित्य चोपड़ा जस्ट निकल कर गए हैं, लेकिन आप उसी गेट पे खड़े हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो तभी एक लिखा था कि सोचा नहीं था कि ऐसे भी लम्हों से वास्ता होगा, कि सोचा नहीं था ऐसे भी लम्हों से वास्ता होगा, मंजिल सामने होगी पर कोई रास्ता ना होगा। तो ऐसे भी दिन आए हैं और अभी उसी यात्रा में हूँ। हालांकि सोशल मीडिया ने आके थोड़ा सा संभाल लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब अपना काम रखा, अपनी बात रखी, तो लोगों ने प्रेम दिया और पैसे भी आए वहाँ से, तो इसीलिए यात्रा जारी कर पाया हूँ। तो और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में जो मुझे एक्चुअल में करना है, जो कहानियाँ मेरे कोख में हैं, उनको मैं जिस दुनिया के सबसे बड़ा जो महंगा आर्ट फॉर्म है कहानी कहने का, वो है फिल्म मेकिंग। आप एक नॉवल लिख सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग के शो कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं कहानियाँ कहने के, लेकिन जो सबसे महंगा मीडियम है और सबसे ज़्यादा जीवंत मीडियम है वो है सिनेमा। तो मैं उस मीडियम से अपनी कहानियाँ दुनिया को बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मैं वो कर पाऊँगा। वी होप एंड वी नो कि आप करेंगे भैया ये। जी। भैया प्यार क्या है आपके लिए? देखिए साहब, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ और ये मेरी गुजारिश है कि प्रेम को समझने की कम जीने की कोशिश करिए, कोई पैरामीटर मत बनाइए। प्रेम जिस दिन आपके पास पहुंचेगा ना, आपको एक बहुत बड़े फिलोसफर थे रूमी, हम्म जो लखनऊ का रूमी गेट है। हम्म तो उनका एक कथन था कि जो प्रेम है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ें हैं वो आपको खोज रही हैं, बस आप अपने आप को कहीं कैद ना करें। हम्म तो फिर वही बात आती है कि कैद करने का मतलब क्या है। कैद करने का मतलब ये है कि आप अपने पैरामीटर्स ना बनाएं। जैसे कैद ये है कि राहुल अगर राजपूत है तो वो सोचे केवल राजपूत की लड़की होनी चाहिए, या राहुल चाहे कि या राहुल अगर बीटेक होल्डर है तो केवल बीटेक होल्डर लड़की होनी चाहिए, या राहुल चाहे कि या कोई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें के अंदर उसके बाल ऐसे, उसकी आंखें ऐसी। तो ये सब कैद करने की चीज़ है। जस्ट आप अपनी अपने ऊपर काम करिए, एक बेहतर इंसान बनिए और जीवन में चलते रहिए। आप पैरामीटर्स मत बनाइए। प्रेम एक दिन आपसे टकराएगा, क्योंकि प्रेम आपको खोज रहा है। भैया लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि ये प्रेम है, यही है वो, कि बस अभी बस सेंसेशन हो रहा है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप जब पहली बार नए नए इन सब चीजों में आते हैं हम्म। तो आपको हर लड़की पे दिल आ हाँ जाता हाँ है, हाँ, या हर वो तो लड़की दिल को फेक। भी लड़के, राइट। वो दिल फेक आशिक जो शब्द हाँ है वो यही है ना। हाँ हाँ। तो पता कैसे पड़ेगा कि यार यही है, ये रियल प्यार है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो यात्रा है। वो जब होगा आपसे ना, वो जो कह अभी किसी मैंने पॉडकास्ट में सुना था, महीप जी कह रहे थे कि वो जो स्लो मोशन में बाल उड़ रहे हैं, वो सब कुछ जो फिल्मों में होता है, अगर वो रियल में नहीं हो रहा है तो प्यार नहीं है। तो वो प्रेम आपके जीवन में आएगा तो आपको पता लग जाएगा। बाकी जो ये अट्रैक्शन है, जो हर लड़की पे दिल आ रहा है, ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर एक उसका जो बॉडी डिजाइन ऐसी है कि हम महिला पुरुष की तरफ, पुरुष महिला की तरफ, या
और लोग भी जो है, जो बाकी कम्युनिटीज़ है कि कोई लड़का लड़के की तरफ, कोई फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये तो बॉडी के आपके गुण हैं। क्या उसे बोलते हैं साइंस में, ये बॉडी का वो है, अट्रैक्शन है कि जिसकी बॉडी जैसी डिजाइन है, परमात्मा ने जैसी बनाई है। लेकिन ये यात्रा है, जैसे जैसे आप मेरा पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप अभी ये नहीं कह सकते कि आपका बेस्ट पॉडकास्ट है। हो सकता है आज के 4 साल बाद मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँ और देन हम अपना एक बहुत बेस्ट वर्जन निकालें और ये करें, क्योंकि आपके लिए भी इतना ही है, मैं भी बोलना सीख रहा हूँ तो कुछ भी बोले जा रहा हूँ। तो ये है कि वही है ना कि नदी की तरह बहते रहिए। जिस दिन आपको अपना समंदर मिलेगा आप विलय हो जाएंगे। तो नदी की तरफ बहते रहिए, जिस दिन समंदर आपके पास आएगा, प्रेम आपके पास आएगा, आप समर्पण कर देंगे और आप खो जाएंगे, आप विलय हो जाएंगे। तो बस चलते रहिए। तो जो लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया, उस लड़की से मैं बहुत प्रेम करता था, वो मेरे लिए रुकी नहीं। वो प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत सही बात, एक उसमें एक रील मैंने उनका देखा था कि कोई कह रहा था कि वो उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी बहुत मजबूरी थी, घर वाले थे। तो बोले कोई भी जमुना जी के रोग को दिखाए। कहे जब वो आएगा तो वो लड़ जाएगा, दुनिया से लड़ जाएगी वो। कहें ये सब झूठी बातें हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी की बात बहुत सही है कि प्रेम तो पानी की तरह है, फिर वो बहुत सरल भी है और औकात पे आएगा तो पहाड़ भी काट देगा। तो ये है। सही कह रहे हैं भैया। बट भैया आजकल क्या है ना, जो यूथ है वो थोड़ा लस्ट एंड लव में कंफ्यूज है, हम्म। तो वो बड़ा एक नया मसला निकल देखिए, के आ रहा मैं एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था ओशो। है। तो जो जो लस्ट है ना यार, जो मुझे किसी लड़की को देखकर मेरे अंदर जो उसके साथ ये काम वासना और ये चीजें हैं, ये बॉडी की एक वो है, गुण है, गुणधर्म है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग इसको गलत में मिलें कि हर इंसान तो इसका जो जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आप जो आपके साथ रिश्ते में होता है, तो वो उसके साथ ही इस वाली बाउंड्री तक आप जाते हैं कि आप एक बंद कमरे में आपको वो सब करने का मन करता है। और वो सही भी है, जिससे आप प्रेम करते हैं या जिससे आपको प्रेम है, या जिससे प्रेम भी छोड़ दीजिए, जो जो आपके साथ वो करने को तैयार है या जिसका पूरा मन है वो करने का, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक बॉडी का वो है। और बस ये है कि आपको पता हो कि आप, जैसे मुझे पता हो कि मुझे ये फूड खाना है, तो क्या मैं सिर्फ ये फूड खा रहा हूँ या इस फूड से मुझे प्रेम है। तो ये अगर ये फर्क पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ गलत लगता है जो कोई इंसान कहता है कि जो सिर्फ खाने को खाने के लिए बोलता है कि मुझे इस फूड से प्रेम है। तो ये होना चाहिए क्लियर, कि आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये बॉडी की नीड है या आपका प्रेम है। बाकी वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दोनों लोग तैयार हैं और उनकी वो इतने मेच्योर हैं और उनकी जो एज है वो इतनी सक्षम है कि वो इस बात का चयन कर पाते हैं कि मुझे ये चाहिए इसके साथ, और वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो कहता हूँ अरे छी छी सब गंदा है, नहीं। अगर आप कंफ्यूज ना हो, कोई कोई इंसान किसी को बंद कमरे में ये कह कर न ले जाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अगर वो प्रेम नहीं करता तो तुम अपनी बात कह दो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता या मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ ये सब करने का मन है। अगर वो इंसान तब तैयार है तो फिर आप जाइए। लेकिन ये जो पर्दा उड़ाकर प्रेम का कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और उसे कमरे में ले जाकर उस पर्दे को हटाकर, उस लिबास को हटाकर, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो सामने वाले की उम्मीद किल कर रहे हैं आप। जैसे मुझे मानवेंद्र से आकर कहना था कि मानवेंद्र आप मुझसे इस बारे में बात मत करना, तो वो क्लियर कर दीजिए ना। वो घुमा फिरा के ये वो, तो वो फिर मुझे भी, अब मैं भी अपनी फीलिंग हर्ट करूंगा और आप भी। तो जस्ट बी क्लियर। इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं साक्षी भाव, कि आपको पता हो। और वह एक जो मेरी फलानी है वो मुझसे कहती है कि दुनिया इंसान आगे तब नहीं बढ़ता जब उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, इंसान आगे तब बढ़ता है जब उसे पता होता है उसे क्या नहीं चाहिए। हम्म तो बस ये है। बहुत अच्छी बात भैया बोली आपने ये। जी। भैया एक चीज और अब मैं जानना चाहूंगा कि जब ब्रेकअप होता है तो हम ज्यादा केसेस में ये देखते हैं कि लड़कियां मूव ऑन कर जाती हैं कुछ समय बाद ऐसा, पर लड़के जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अपने आप को खत्म करने पे आ जाते हैं। ज्यादातर जो केसेस देखते हैं मतलब उन पे बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब लड़के ज्यादा ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं जल्दी? देखिए साहब, उस मैं आपको इस बारे में बहुत अच्छा है, सवाल बहुत ही अच्छा है, और इस बारे में मुझे बात भी करना था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम आते हैं, और नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा खुद एक दोस्त पिछले 1 साल से इस चीज़ से जूझ रहा है। और मैं आपको बताऊं, उस दोस्त की पूरी प्रेम यात्रा मैंने देखी है। और वो लड़की बस उसको इसलिए छोड़ के जा रही है क्योंकि
उसके पास अभी कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुआ है, और उसे कोविड हो गया था। तो कोविड होने के बाद आपको पता है कुछ वो हुए हैं, क्या साइड इफेक्ट्स। हम्म। तो जो कूल्हे होते हैं, उसका जो उसमें एक लिक्विड होता है वहाँ से जो मूव करता है ना, जैसे कोई गाड़ी का पहिया उसमें ग्रीस होता है, हम्म। तो उसके वो दोनों साइड से खत्म हो गए, तो अब कूल्हे जाम हो रहे हैं उसके। हम्म। तो उस लड़की ने देखा कि इसके पास अब कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है। और मैं उस लड़की की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी की कोई बुराई नहीं करनी, उसकी अपना स्टैंड है, वो रहना चाहती नहीं रहना चाहती। लेकिन मैंने उसकी यात्रा में ये देखा कि वो लड़की उस बंदे के साथ रहते हुए उसने एक बंदे को सोशल मीडिया पे खोजा, और फिर उससे सब कुछ बात करके, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और फिर उसे अपने घर वालों से बात करा के अब वो शादी कर रही है। हम्म। तो और वो मेरा दोस्त 1 साल से बहुत बुरे हालात में है, भगवान बहुत जल्दी उसको स्वस्थ करे। तो साहब, ये बात पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता ही है साहब, मानंद साहब, बात यह है कि जैसे हम लड़के हैं ना यार, मतलब हम चाहे जैसी भी फैमिली से आते हों, मुझे और अमीर लोगों का नहीं पता यार, हमको यार कभी इमोशनल लेवल पर नहीं बात किया किसी ने। तो जो हमारी पूरी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी यात्रा है, उसमें सबसे कम किसी बात पे बात हुई है तो हमारे इमोशनल वैल्यूज पर। और यार एक जब लड़की जीवन में आती है ना, तो वो इतना ज्यादा हम भर जाते हैं ना कि पहली बार कोई बंदी हमारे ख्याल रख रही है, राहुल तुम ये मत पहनो, राहुल तुम पे ये अच्छा नहीं लगता, तो वो जो तुम ये करो राहुल, तुम पे ये अच्छा लगता है। तो एक लड़का जिसके जीवन में इतनी सारी इमोशनल वैल्यूज एक लड़की ने आके ऐड किया, और अचानक से गायब। गायब। तो साहब, अभी हमने एक फीमेल जो पहले से ही इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करती है, उसका वो है, स्त्री के अंदर वो है भी, प्लस वो उस पे काम करती आई है। वो रो रही है, वो हंस रही है, हजार रिश्ते हैं और चीजें। एक पुरुष की अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही हाल है कि तुम ये मत करो, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, अरे यार तुम क्या लड़की तरह शर्मा रहे हो। अब आप सोचिए ना कि पुरुष के क्या एक पुरुष शर्मा नहीं सकता क्या? मैं अपनी फलानी के बाद फलानी के सामने बहुत बार शर्माता रहता हूँ। तो ये साहब, जो हमने इमोशनल वैल्यू ही नहीं, एक एक इंसान जो 24 साल का हो गया और उसके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है, और एक महिला ने आकर वो सारा फील किया, एक घर को पूरा सजाया, और अचानक से एक दिन आई और सारा सामान उठा के चली गई। साहब, अब तो मेरा घर एकदम खाली है यार। अब आप मुझे कोई भी ज्ञान दे दीजिए। जब जब उद्धव आए और गोपियों से कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, कृष्ण चला, भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, तुम लोग ऐसे नहीं ऐसे करो, ज्ञान की बातें दे रहे थे गोपियों को उद्धव जी। तो गोपियों ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि उद्धव, जो तुम कह रहे हो ना, वो सब कुछ सही है, लेकिन ये समझने के लिए जो दिमाग, जो मन, जो दिल चाहिए ना, वो सब मोहन के साथ चला गया है, तो ये सब हमको मत बताओ। वो सब जो हमारा, जो तुम कह रहे हो, ये जो बातें समझने के लिए जो दिल, जो मन, जो दिमाग चाहिए, वो सब हमने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है। हम्म। तो बस साहब, वही बात एक लड़के के साथ होता है कि वो जो उसका समझ, मतलब उसकी वो लड़की आके समझा देना तो 1 मिनट में बात समझ में आ जाती है, पूरी दुनिया समझा समझ में नहीं आती। हम्म। तो वो साहब, ज्ञान से रिश्ते नहीं चलते, लॉजिक से रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं कम वो समर्पण से, सहजता से। तो इसीलिए लड़के साहब, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट वो नहीं है सर, और हम उस लड़की के अकॉर्डिंग अपने कमरे को सजाते हैं कि उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। तो जब मैं सारी तरह से उसकी पसंद का हो गया, तब उसने किसी और को पसंद कर लिया। तो साहब, अब तो वो चली गई, मेरा कमरा पूरा खाली हो गया। तो यही साहब बात है, और कोई बात नहीं है। भैया जैसे आपने भी इसी में बोला कि हम लोगों को एज ए मैन वी आर टॉट कि यार तुम रो मत, या कोई रोता है तो एक स्टेटमेंट बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, इवन मदर भी बोलती हैं, सिस्टर्स भी बोलती हैं, पापा भी बोलते हैं, अरे लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। हम्म। तो क्या लड़के रो नहीं सकते? बिल्कुल रो सकते हैं यार, और खूब रोइए, खूब शर्माइए, खूब खेलिए, खूब हंसिए। और जो जो आपके कोर से उठ रहा है ना, जो आपके हृदय से उठ रहा है, वो गलत ही नहीं है। खूब रोइए और जम के रोइए। और इस बात पे आपको घमंड करने की जरूरत है, प्राउड फील करने की जरूरत है कि जो एक्सप्रेशन, जो भाव यहाँ से उठ रहा है, वो आंखों से निकले, होठों से निकले, शर्मा रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं आप, ये सब कुछ रियल है। हमने एक ऐसी दुनिया बना रखी थी, उसमें पैरामीटर्स ऐसा सेट कर कर रखा था, जो मैंने आपको बताया कि वो पैरामीटर हमें किल कर रहे हैं। अब एक लड़के को देखकर अच्छा लग रहा है, एक लड़की को देख के अच्छा लग रहा है, जो आजकल एलजीपीटी में हो रहा है। तो उनके अंदर से उठ रहा है ना वो भाव, हम्म। तो गलत कैसे हो सकता है? हम्म।
तो आपके अंदर से जो कुछ भी उठ रहा है, आज तक दुनिया में वो कभी ना हुआ हो, लेकिन आपके अंदर से उठ रहा है, तो आप उसका स्वागत करिए। हो सकता है आप दुनिया को एक नई परिभाषा देंगे। भैया एक चीज और बताइए कि फादर जो होते हैं हम लोगों के, हुँ, तो पापा लोगों की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जी। बट मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे ज्यादातर लोगों का भी यही लगता है कि लड़कों के साथ एक इशू है कि वो अपने पापा से जाके हक करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हुँ, हुँ। और मिडिल क्लास में स्पेशली ये जी, है, जी, जी। और रिच लोगों का जो हो पता नहीं, बट मुझे लगता है मोटा मोटा ज्यादातर मेल में यही है कि वो अपने फादर से जाके हक करने में 10 बार सोचते हैं, हुँ, हुँ। या इतना वो कॉमन नहीं है। हाँ, और एक एज के बाद वो मम्मी के साथ भी कॉमन नहीं रह जाता है। बचपन में आपने मम्मी को बहुत हक किया होगा, हुँ, बट विद टाइम जब आप बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो भी एक गैप आ जाता है। जी। बट एज ए मैन, मैंने ये भी एक जगह सर एक बुक में पढ़ा हुई है कि जो हग होता है वो बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन होता है हाँ, हाँ, किसी को कंपस मतलब सॉफ्ट करने के लिए, कोई यस। भी टेंशन है उसको रिलीज काम करने के, करने काम करने के लिए। तो क्यों ऐसा है कि एज ए मैन जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो हम अपने चाहने वालों को हक करने में हेजिटेट करते हैं? वही साफ बात है कि हमारी सामाजिक संरचना ऐसी रही कि हम इसको अभी तोड़ नहीं पाए हैं। और मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मैंने अपने पापा को जीवन में कभी हग नहीं किया था। और मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं पापा को अपने गले से लगाऊं। आज के 4-5 साल पहले मैंने पापा पे एक कविता लिखी थी, और मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं इसमें आपको ही साथ ही शूट करना चाह रहा हूँ। तो पापा जौनपुर आए हुए थे मुंबई से, तो बड़ी रिक्वेस्ट की, वो तो वो लखनऊ आए। अम्बेडकर पार्क हम पहुँचे। जितने शॉट्स थे हमने डिजाइन किए थे, हमने ले लिया। आप सोचिए, हक करने की बात छोड़िए, मैं पापा को बताना था कि एक शॉट है जिसमें आपको मुझे गले लगाना है, वो मैं अब उनसे कह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जाके ऐसे ऐसे कि पापा, वो कैमरा वाले, मतलब कैमरे वाले को बोले कि वो ऐसे कैसे एक बार ऐसे मिल रहा है, ये वो। तो वो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले हाँ चलो ठीक बा कैले। तो वो जो उसके बाद जो हमने किया, और जो पहली बार आप आप कहते हैं ना कि अपने प्रेमिका को गले लगाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप जो आपकी जड़ है, एक बार जब वो पत्ता बड़ा होकर उस जड़ से मिलता है वापस, तो उसका जो अनुभव है वो आपको दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स एक पल में भूल जाता है। मुझे लगता है कि कोई बहुत परेशान बच्चा, जो आप बात कर रहे थे ना कि इमोशनली ब्रेकअप के बाद ये सब चीज़ें हैं, तो ब्रेकअप के बाद महिला हो चाहे पुरुष हो, इसलिए बहुत खाली हो जाता है क्योंकि 99% चांसेस में वो अपने घर वालों की बात नहीं बता पाता। हम्म। अगर मैं अपने माँ से जाकर कह पाऊँ कि माँ मेरा आज ब्रेकअप हो गया, माँ हमें गले से लगा ले, या पापा गले से लगा लें, तो भाई साहब 10 दिन उनका काम है कि दुख तो रहेगा, उस प्रेम का कमी तो रहेगी, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन और जो इतनी लंबी यात्रा है वो कम हो जाएगी। तो दुनिया का अधिकतर दुख इसलिए बड़े हो गए हैं क्योंकि हम उसको लेकर घर नहीं जा पाते, अपने माँ बाप को नहीं बता पाते। तो इस दौर में ऐसा हमारी सामाजिक संरचना नहीं है कि हम अपने माँ बाप को गले लगा पाएँ, या वो हमको लगा पाएँ, या जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कम होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो ये वाली पीढ़ी है, जो हमारी और मानवेंद्र वाली पीढ़ी है, ये जब पिता बनेगी, ये जब माँ बनेगी, तो उनको अपने बच्चों को ये आज़ादी देगी कि तुम किसी उम्र में भी आके मुझे गले लगा सकते हो, और हम वो क्रिएट करेंगे। हम्म। और इसकी नीड एज ए किड भी फील होती थी, और और एज ए यूथ यूथ भी भी फील फील होती होती है है, कि और ये वो चीज होनी वो जब चाहिए। तक दुनिया में है, तब तक फील होगी। मैं हम्म। 40 साल का हो गया हूँ, मेरे पिताजी 80 साल के हैं, 90 साल के हैं। अगर वो, मैं उनको खड़ा करके उनको उठा कर गले लगाऊंगा, मैं उनको गोद में उठा कर गले लगाऊंगा, और ये हम करेंगे। ये सामाजिक संरचना है, जैसी भी थी, किस वजह से ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। दादा ने पापा को गले क्यों नहीं लगाया, और पापा ने मुझे क्यों नहीं लगाया, पता नहीं, लेकिन हम लोग इसको बदलेंगे। इसी पे ना भैया मुझे एक अभी इंसिडेंट भी याद आता है कि अभी संजय दत्त का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। तो उनकी मूवी आई थी संजू, तो उस मूवी के थ्रू उन्होंने बात रखी थी कि उन्होंने अपने पापा को कभी हग नहीं किया था, और उस समय मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी की शूटिंग चल रही थी। जी, जी, जी। उसमें एक वो सीन था कि दोनों को हक करना था। जी। तो उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार अपने पापा को तब हक किया। वो शॉट आई थिंक 2-2.5 मिनट का था, हाँ, हाँ। पर वो लोग 5-6 मिनट तक कट नहीं हुआ। कट ही नहीं कट हुआ, नहीं वो हुआ। करते रहे और रोने लग गए, राइट। क्योंकि वो लाइफ में उनका पहला हक था। हाँ, राइट, राइट। तो वो आपकी जो स्टोरी है ना, मतलब बिल्कुल हाँ, वैसा ही है। भैया एक चीज और बताइए कि एज ए मैन जो है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आज की डेट में इक्वालिटी है, लड़कियां भी कमा रही हैं, सब है। हम्म, लेकिन लड़कों पे थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, हम्म। और ये बात माननी चाहिए। नहीं, नहीं, सच है ये। सच है, जो हम्म, मतलब इसमें कोई इक्वालिटी की बात नहीं है। नहीं है। तो हर आपकी मेरी एज का लड़का जो है वो ये अपने जीवन में एक फाइट कर रहा है, हम्म, कुछ नाम कमाने की,
हम्म, कुछ हम्म। पाने की जी जान लगा रहे हैं। तो अरे मैंने वो सोशल मीडिया पे वो वाला मेम भी चलता है ना कि हम लड़के हैं जनाब, हमको कमाई कितनी है, इन सब चीज़ों से जज किया जाता है, और ये सच भी है। सही सही बिल्कुल सच है। हम्म, और ये लड़कियों को ये पर्सपेक्टिव इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनकी आपस में कन्वर्सेशन अलग होती है। हम्म, हम लड़कों की कन्वर्सेशन अलग होती है। हम्म, हम कॉलेज में जब जाते हैं तो अगर कोई गाड़ी से कोई लड़का आ रहा है हम्म, तो उसको थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देखते हुए हम देखते हैं, जी, लड़कियों के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा। हम वहां पे सोचते हैं कि हम भी ये लेंगे। राइट, तो लड़कों का माइंडसेट पैसे को लेके रहता है, और वो एक्चुअल में हम लोगों को जज भी ऐसे ही किया जाता है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। ना माने। तो आप ये बताइए भैया कि हम सभी लोगों के लिए, मैं ऐसे पूरे मैन के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म। कुछ बोलिए भैया कि थोड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि बहुत अकेलापन है, बहुत दिक्कत है, फाइट कर रहे हैं जीवन में, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, बट कभी होता है कभी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ देखिए, बताइए भैया। देखिए, एक एक बहुत बड़ी बात है ना कि जो पैसा है वो साधन है। साधन को हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप जो भी समझ रहे हैं ना, आप साधन है। हम्म। जीवन जीने का साधन है पैसा, और जो बहुत जरूरी साधन है। हम्म। क्योंकि मैं भूखे पेट सिर्फ रोटी के बारे में सोच सकता हूँ, तो मेरा ज्ञान, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। जी भैया। एक भूखा इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में सोच सकता है ना। जी। तो बहुत ज़रूरी है पैसे कमाना। और पैसे कमाना इसलिए ज़रूरी है, और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी है। और मेल समाज पुरुष प्रधान है, और हमेशा ये चाहता है कि महिला मेरी बात माने। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, तो वो पहले से ही उनके पेट पालने की जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर रही। लेकिन समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अब महिलाएं भी कमा रही हैं, सब कुछ कमा रहा है। लेकिन मैं सारे पुरुष समाज को ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा बंगला और सक्सेसफुल लाइफ बहुत ज़रूरी है, और तुम उसके लिए जितना जी जान लगा सकते हो लगाओ। लेकिन कभी ये सब आने के बाद तुम्हें कोई बेहतर इंसान मिलेगा ये मत सोचना। इसी यात्रा में तुम्हें बेहतर इंसान मिलेगा जो तुम्हें उस यात्रा तक ले जाएगा। क्योंकि वो अचीव करने के बाद तुम्हें कोई अच्छा मिले, इसके चांसेस 99% नहीं है। नहीं। क्योंकि फिर वो तुम्हारा वो सब देख कर आएगा। अभी जब तुम कुछ नहीं हो ना, तब तुम किसी के हो सकते हो। तो प्लीज, जब तुम, यही समय है जब तुम किसी के हो सकते हो, जब कोई तुम्हारा हाथ थामेगा। तो यही है कि जो एक कहावत है ना कि हार्डवर्क का दामन इतनी मजबूती से थामिए, मेहनत का दामन इतनी मजबूती से थामिए कि सफलता आपसे शादी कर ले। हम्म। तो आप सफल होइए, बिल्कुल सफल होइए। और लेकिन बस ये है कि सफलता को दिमाग में मत चढ़ाइए। और उसके दो रीजन हैं, आपको मिल गई तब भी आप पगला जाएंगे, हम्म। और नहीं मिली तब भी आप पगला जाएंगे। तो दोनों चीज़ें हानिकारक है। सफल बनो, सब कुछ बनो, लेकिन जो अपनी मूल है, रूट्स को मत भूलो। और क्योंकि सफलता मिल के भी अगर उसकी उस तो आप पगला गए, आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है। आप ऊंचाई पे पहुंच कर नम्र विनम्र नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और कोई चीज़ आपको बहुत मेहनत के बाद भी नहीं मिली, तो उसके उसके चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, इरिटेट हो जाएं, नफरत से भर जाएं, तो वो भी हानिकारक है। तो दोनों हानिकारक है। हाँ, बस एक साधन है। जैसे मुझे आपके घर सुबह आना था 6 बजे, तो मैं स्कूटी से आता तब भी उसी वक्त आया। मैं कार से आता तो शायद एक अच्छा गाना बज रहा होता, टेम्परेचर मेरे अकॉर्डिंग होता, लेकिन आता मैं यहीं। तो जस्ट पैसा भी वैसा ही है कि जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पहुँचता। लेकिन यहाँ पहुँचना ज़रूरी था, ये बात ज़रूरी थी। तो बस पैसा वही है। मानवेंद्र से बात हो पा रही है तो मैं अभी स्कूटी से आया हूँ। हम्म। लेकिन जो मेरी यात्रा थी पैसों की, जीवन की यात्रा यही है कि अगर मेरे पास बहुत अच्छे पैसे होते तो शायद मैं फिरारी से आता, हम्म। मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड आते। लेकिन जो मैं यहाँ बैठता, वो अकेले ही बैठता। हम्म। तो बस मेरा यही मानना है कि सफल हो, सब कुछ हो, लेकिन जो मूल है, जो बेसिक है, जो तुम्हें खुशी देगा, जो मेरा अभी 5 मिनट में मानवेंद्र से इस रिश्ता बना है, ये खुशी देगा। हम्म। ये नीचे छोड़ के आना पड़ेगा कार, वो सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं अभी अकेला आता और 1000 लोग, हो सकता है अब मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं और मेरे साथ यहाँ 1000 लोग आते, एक सिक्योरिटी गार्ड आते। लेकिन यहाँ जब बैठता और ये कैमरा चालू होता, तो ये परमात्मा है, वो हमेशा दो ही लोग। तो ये रिश्ता जो है, मूल से, जड़ों से, क्योंकि मैंने देखा है भाई, लोग महलों में रह के भी बहुत परेशान हैं। हम्म। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ तुम महल मत बनाओ, तुम महल बनाओ, लेकिन तुम्हें महल में सुकून की नींद आए उसके लिए अपने मूल्य से जुड़े रहो। हम्म। और जब तुम्हारे पास कुटिया है, तब तुम्हारा हाथ कौन थामता है?
जी ध्यान। उसकी परख तुम्हें उसी वक्त होनी चाहिए, क्योंकि महल आने के बाद सिर्फ डाइवोर्स हो रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया। एक चीज और बताइए, अब आप इसी पे हम लोग बात भी कर रहे हैं। जी। मेरा आपसे ये जानना है कि बहुत लोग जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, हम्म। बहुत लोग नहीं भी हो पाते हैं। हम्म। और मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, हम्म। उसमें ये बताया गया था कि किस्मत जो होती है ना, कि इसकी किस्मत सही नहीं है, ये नहीं है, तो ये ज्यादातर सांत्वना देने के लिए होती है उन लोगों को जो जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो थोड़ा आप मुझे इस पे बताइए कि कि मतलब किस्मत का कितना रोल है इस चीज के लिए। कि साहब, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता ये किस्मत का कितना रोल है, लेकिन किस्मत है। किस्मत इस मामले में है कि आप किस्मत को ऐसे देख सकते हैं कि दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी हम्म। चीज़ें बढ़ गई हैं। हम्म। जैसे आप मान लीजिए कि किसी जगह 10 सीट है हम्म। और 10 सीट का फॉर्म 1 लाख लोग भरे हैं, हम्म। और 1 लाख लोग में 100 लोग ऐसे हैं जो एक लेवल पे तैयार हैं, हम्म। लेकिन सीट है 10। हम्म। लेकिन वो 100 लोग उस एग्जाम को बीट कर सकते हैं, हम्म। वो 100 लोग डिजर्विंग हैं, हम्म। लेकिन अब वो 10 लोग को ही मिलेगी। हम्म। अब वो 10 लोग अपने आप को लकी मान सकते हैं। तो बस किस्मत इतना ही है कि वो 100 लोग जो एकदम डिजर्विंग थे, उसमें से 10 लोग, जैसे मानवेंद्र का पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, और लखनऊ में 500 लोग इस सीट पे बैठने के एलिजिबल हैं, लेकिन इस सीट पर आज राहुल बैठा है, तो राहुल लकी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन यही बात है कि असफलता क्या है? दुनिया के पैरामीटर्स को फिल न कर पाना। और कोई भी पैरामीटर्स दुनिया का बनाया हुआ है, तो दुनिया के बनाए गए पैरामीटर से आप अगर हार जाते हैं, मतलब हारना हारना गलत वर्ड है, दुनिया के पैरामीटर्स को आप अगर फिल नहीं कर पाते, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लूजर हैं। ये दुनिया का बनाया हुआ पैरामीटर्स है। अगर कोई इंसान 100 मीटर की रेस में हार जाता है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 500 मीटर में भी हार जाएगा, क्योंकि 100 मीटर में स्पीड बहुत तेज रखनी होती है, और शायद 100 मीटर वाला 1500 मीटर में हार जाएगा, हम्म। क्योंकि 1500 मीटर में एकदम काम होकर दौड़ना पड़ेगा और लास्ट में स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हम्म। तो बस ये है कि ये पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर्स को फील न कर पाने से आप लूजर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि आप उस परमात्मा की, उस भगवान की बनाई हुई संरचना है, और उसने अपनी हर संरचना को जब अलग चेहरा दिया है, अलग अंगूठा मिलाया बनाया है, तो आपको आपको वो लूजर बना के दुनिया में नहीं भेजा है। हम्म। आप लूजर इसलिए फील करते हैं क्योंकि दुनिया के पैरामीटर्स ऐसे हैं। हम्म। तो आप ये मत सोचिए उसने आपके लिए कुछ सोच रखा है। बस आपको फाइंड करते रहना है कि आप कहाँ फिट बैठते हैं, और ये दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं ये बढ़ते रहेंगे। आज आईआईटी की सीट 10 है, कल को 5 हो जाए, तो पाँच पाँच एलिजिबल लोग का और नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 एलिजिबल लोग फेलियर हैं। तो फेलियर का मतलब यही है कि जैसे हमारा समाज डिसाइड कर देता है ना, कि बोला मान लीजिए लखनऊ में 1 लाख मंथली इनकम एवरेज है, तो चलो यहाँ पर 50,000 वाला अपने आप को लूजर मान सकता है। हम्म। अब आप चलिए मेरे जौनपुर में 20,000 एवरेज है, हम्म। तो 10,000 वाला वहाँ लो में फील कर रहा है, लेकिन जो यहाँ 50,000 वाला लूजर है वहाँ जाते ही सफल हो जाएगा। तो ये सब सामाजिक संरचना है, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। बस दैट्स इट। एक जो आपको किसी फील्ड का लूजर है, वो सिर्फ जगह स्विच कर दे, तो वो कहीं का, जैसे अभी एक फिल्म आई है मालेगांव का सुपरमैन, हम्म। आप उस फिल्म के बारे में जानते हो। एक जगह है मालेगांव महाराष्ट्र में, तो वहाँ एक बंदा रहता था जिसे फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं था, हम्म। और उन लोगों ने अपने गांव में एक फिल्म बनाई और उसको प्रॉपर शूट किया, एडिट किया अपने वीसीआर पर और लगाया। फिर वो बीच में बाद में मुंबई गया, तो उसे पता चला कि अरे यार, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट अलग होता है, आर्ट अलग होता है, साउंड टीम अलग होती है, ये सब अलग अलग होता है, लेकिन वो मालेगांव का बेस्ट फिल्म मेकर था। हम्म। तो साहब, आप जिस भी दुनिया में हैं, जहाँ भी हैं, बस कमाल करिए। और ये जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको बता सकते हैं लोग कि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, एआई आ गया, अब जो 5 लाख कमा रहा है या जिसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं वो सफल है, जिसके 50,000 है सफल है। नहीं, ये पैरामीटर बदलते रहेंगे। शायद एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 5 मिलियन वाले को सफल माना जाएगा, 2 मिलियन वालों को सफल माना जाएगा। बिफोर द रील 1 लाख फॉलोअर इंस्टा पे बहुत होते थे, सही कह रहे हैं। क्योंकि लोग सिर्फ अपनी आपकी आपको आपको मैं जानता हूँ, तो सिर्फ आपके पेज को खोल के फॉलो करा था, कोई ऐसा रील वील नहीं था। जैसे मैं अगर जाकिर साहब को उनकी स्टैंड अप सुनता था, तो मैं जाकर उनको फॉलो करता था। हम्म। जाकिर साहब को मैं फॉलो करूँ इसके लिए वो इंस्टा पे कुछ नहीं करते थे। अब तो हम रील बना रहे हैं, रील से लोग हमको जानते फिर हमको फॉलो करते हैं ना, तो एक बाजार हो गया। पहले वो बाजार नहीं था, पहले वो घर था। तो ये पैरामीटर्स बदलते रहेंगे, तो इन पैरामीटर्स में अपने आप को ना उलझाइए।
बस ये है कि एक किताब है डार्क हॉर्स, एक बहुत बड़े राइटर है बिहार के, उनका नाम है नीलोत्पल मेरनाल। तो वो ये कहते हैं कि आप जिस फील्ड में दौड़ रहे हैं हो सकता है वो फील्ड में आपको फेलियर साबित हो जाए आप, लेकिन आप किसी न किसी फील्ड के डार्क हॉर्स हैं। बस आपको सही दौड़ में जाना है। कब कहाँ क्या हो जाए। यस। भैया अभी जैसा आपने रील्स का बोला, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने जो है ये चीजें बहुत डेमोक्रेटाइज कर दी है। एक रिच आदमी है, उसको भी रील बनाना है, एलन मस्क भी रील बना रहा है, उसको भी लोगों को रिझाना है तभी उसके फॉलोअर्स बढ़ने हैं। एक आदमी जो सब्जी बेच रहा है वो भी तरीके से रील बनाएगा तो वो भी वायरल हो रहा है जी। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने काफी हद तक चीजों को इक्वलाइज किया है लाके। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कुछ रील देखता हूँ और एक बंदा है जो कहीं बहुत दूर बैठा बिहार में बकरी चरा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो रील बना रहा है। आपने एलन मस्क साहब की बात कही, वो बना रहा है। हुआ यूँ साहब कि जैसे पहले, मैं तो राइटर हूँ तो मैंने देखा है कि जो टीवी का मीडियम था, जो सिनेमा का मीडियम था, ये दो ही मीडियम थे और एक था रेडियो। हम्म तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी थी ना, मछलियाँ इन द सेंस जो जज करते हैं आपको, हम्म ये कई बार आपको खा जाती थी हम्म कि अरे यार ये कोई हुनर नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं, अगर तुम इसको फॉलो करते हो देन तुम्हारे अंदर हुनर है। हम्म तो सोशल मीडिया ने क्या कहा कि तुम वन टच अवे हो दुनिया से, इधर तुम हो इधर दुनिया है, तो तुम आओ कैमरा खोलो और बोलो। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि वो मछलियां मर गई हम्म जो छोटी मछलियों को खा जाती थी, या जो छोटी मछलियों को ये एहसास दिलाती थी कि तुम किसी काबिल नहीं हो। तो अब क्या किया सोशल मीडिया ने कि तुम और तुम्हारी ऑडियंस के बीच कोई लेयर नहीं है। तो इसका एक नुकसान भी हुआ कि बहुत लोग बहुत गलत गलत कंटेंट बनाए, लेकिन एक इसका फायदा भी हुआ कि एक इंसान के पास जो भी था वो बिना फिल्टर के आ पाया। हम्म जैसे मुझे रेडियो में जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा स और नुक्ता सही नहीं है, लेकिन नुक्ता मेरा सही नहीं है, मेरा स और स सही नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मेरे विचार सही नहीं है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी होगी जहाँ के लोग कोई और अलग भाषा बोलते होंगे और उस अलग भाषा में कविता करते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भाषा आपका हुनर नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो मछलियाँ मर गई जो इंसानों को खा जाती थी। और हर चीज़ का प्लस माइनस है। अगर गाड़ी हमें बहुत तेज़ कहीं सही समय पहुँचा भी रही तो कई बार एक्सीडेंट हमें मार भी देता है। हम्म। तो हर चीज़ का प्लस माइनस है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वो मछलियाँ मर गई और एक नई दुनिया हमें देखने को मिली। और मैं भी यार ऐसे किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी जो बात है ना ये रिलेटेबल इसलिए है कि उस समय मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले आरजेस जो है ना इनका बहुत तूता बोलता था, बहुत ज़्यादा ये गंदे, बहुत घमंड में रहते थे। घमंड में रहते थे, और आज की डेट में एग्जिस्टेंस की क्राइसिस है। बहुत, वो खुद फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि भैया यहाँ आ जाओ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और मुझे हँसी आती है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है कंपनियों का, आरजे के ऊपर, उस कंपनियों का, कि तुमको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। रील्स बनाओ। और वो आरजे पहले ऐसे हैंगओवर में होते थे, उतना कोई एक्टर उस स्वैग में नहीं होता था। तब लोग सुनते भी थे आ, नो डाउट, लेकिन वो और मैं आपको बताऊं, सबसे जो बेकार भाषा इजाद की है दुनिया में वो आरजे ने की है। और खास करके प्राइवेट वालों ने इतना ज्यादा गंदा टोन इन्होंने लाया कि इंसान नहीं कोई मशीन बोल रहा हो जैसे। और मुझे तो लगता है जैसे आधे आरजे अभी बोलते हैं दुनिया में, इन सबको यही आवाज खत्म कर देगी। और एक चीज और है भैया, जी। मतलब मैं आपको एक आरजे ने मुझे कुछ समय पहले ही बोला कि आपके बोलते अच्छे हो, शब्दों पे काम करो। हम्म। ठीक। तो मैंने ये मन में सोची ये बात कि ठीक है काम तो कर लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे को जो बोलना है वो आदमी को समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से आप आ मुझे रहा है। बताइए भाषा क्या मतलब है? हम्म। आपको लगता है जिस दुनिया में दो लोग कोई और लैंग्वेज जैसे आप जो कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, इतना ही है। हम्म तुम्हारा जो पैरामीटर है सर, एक इसमें हिमांशु भैया है, भैया को बहुत सारा प्रणाम अगर वो सुन रहे हैं तो। हिमांशु भैया का एक शो था लखनऊ में, और उस शो में उन्होंने एक शेर पढ़ा था। और मुझे हर जगह टोका जाता है कि तुम्हारा जो भाषा शैली है, जो सह है उसको सही कर लो, ये वो। मैं हिमांशु भैया के पास भाग कर गया, और हिमांशु भैया को हिमांशु भैया यही चीज़ बड़ी बनाती है कि हिमांशु भैया कभी किसी को जज नहीं करते। तो मैं बोला भैया ऐसा है, मेरा जो डिक्शन सही नहीं है, मुझे इसको सही करना है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तो तुम्हें काम करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारा डिक्शन सही नहीं है। तो हिमांशु भैया ने एक शेर कहा, एक शायरी कही कि लफ्ज किसी बड़े शायर का है, शायद मजाज का है, कि लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ़ुज़ से नहीं। तासीर मतलब जो मेरा कोर है, जो मेरा भाव है,
कि लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ़ुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी है अहले जुबां से आगे। कि जो मेरे भाव है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा दिल है, जो मेरा फीलिंग है, वो प्रेजेंटेशन से आगे है। हम्म, कोई इंसान किसी लड़की को देखकर एकदम बोल नहीं पाया, कांप गया, इसका मतलब ये नहीं उसे बोलना नहीं आता। हम्म, आज उसको देखकर उसके मन में वो भाव जगा है कि वो हेजिटेड है। हम्म, अगर कोई लड़का पहली बार गांव से शहर आता है और वो शहर वाले लोगों के सामने बोल नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं उसे बोलना नहीं आता। अभी उसके लिए दुनिया नई है ये। हम्म, और आप बहुत बेहतर बोलना सीखने के बाद बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। एक हिमांशु भैया ने मुझे एक शायरी और पढ़ी थी कि हम बेजुबा ही मुसीबत के वक्त काम आए, जिनके पास जुबा थी वो तो बेजुबा हो गए, जिनके पास जुबान थी वो बेजुबा निकले। तो बस साहब ये है कि आपका भाव सही है। हम्म, आप 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 उस परमात्मा की संरचना जो है, दुनिया है, उसको खूबसूरत बना रहे हैं। आप सीख लीजिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका भाव सही है तो आप बेहिचक काम करिए और किसी की मत सुनिए, क्योंकि जो आपके कोर से उठ रहा है, मैं आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में कभी जाएंगे आप ना, तो आपको अलग ही प्रेम मिलेगा। कभी आप मेरे किसी रील का कमेंट खोल के देखेगा, और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि मैंने कोई फ़िल्टर नहीं रखा है। मेरे कमेंट में जो मेरे लाइव पर कुछ लोग आते हैं, गाली देते हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ और वो निःशब्द हो जाते हैं। तो साहब बात यह है कि एकदम जिसे बोलते हैं ना कि नो फ़िल्टर, जो बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बिना फ़िल्टर के कोई बात रखिए, आप किसी स्टेज पे जाके बोल दीजिए कि मैं लाइफ़ में पहली बार स्टेज पे आया हूँ, मेरे पैर काँप रहे हैं, बस हो गया काम। ऑडियंस आपके साथ है, आप जाके बोल दीजिए कि मैं आते वक़्त मेरे शर्ट की बटन टूट गई। फिर उस शर्ट की बटन से बात ध्यान हट गया, फिर आप अपनी बात कहिए। हम्म, क्योंकि आप पूरे स्टेज पे अपनी शर्ट की बटन छुपा रहे हैं। इस चक्कर में अपने आप को मार लिया आपने। तो शायद उनका ये कथन है, अपने बहुत बड़े जो कॉमेडियन थे, चार्ली चैपलिन फ़िल्म मेकर, उनका ये कथन है कि अगर आप अपना मज़ाक बना सकते हैं, आप अपनी चीज़ों पे हँस सकते हैं, तो फिर स्वागत है आपका। आपको ही मुझे डिक्शन के लिए बिल्कुल मुझे ठीक करना है, और मैं बहुत लापरवाह और बेकार इंसान हूँ, और देखिए मैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मेरी ये खराबी है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मेरे अंदर जो भाव है, जो प्रेम है, उसे आप दुनिया से रोक पाएँ। हम्म, मैं आपको बताया ना कि पैरामीटर्स आपका डिसाइड करता है ना कि डिक्शन सही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि राहुल जौनपुर में पैदा हुआ, इतने साल वहाँ रहा और वहाँ पे सब लोग ऐसा बोल रहे थे। तो भाई वो मेरा जीवन आप चेंज कर दीजिए। और जो मेन समझना है भाव, वो लोग समझ रहे हैं, तो आज 5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, हाँ 1 मिलियन हाँ यूट्यूब मैं पे। करे 5,000 ही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात में कोई फ़िल्टर नहीं रख रहा हूँ भाई। हम्म, अगर मुझे मुझे अपने गाँव को देखकर एक ख़्याल आ रहा है कि शहर के रास्तों पे तो नहीं लड़खड़ाने वाले साहब, हम गाँव के पगडंडियों के पाले हुए बच्चे हैं। और तुम्हें होती होगी धूल से एलर्जी, हम सारा लड़कपन मिट्टी साने हुए बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग इसे रिलेट करेगा, और इसके लिए डिक्शन की कोई नीड नहीं है। हम्म, डिक्शन की नीड है, हाँ, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो लखनऊ में रहती है, और मेरा डिक्शन ठीक नहीं है, तो ये गलत है। गलत। मुझे ऐसे भी है, जैसे मैं पॉडकास्ट में भी डालता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि उर्दू ये हाँ शब्द, हाँ हाँ। बट मुझे लगता है कि अरे लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, आप इस अब बात से, हमने तो उर्दू की हाँ, पढ़ाई अभी नहीं करी नहीं, है। और आप गोंडा से आ रहे हैं, आपको नहीं समझे, आप इस बात से बिल्कुल मत डरिएगा। हम्म, ये जो लोग क्या कह रहे हैं इसे ज़्यादा देखते हैं कि कैसे कह रहे हो। ये लोग किसी काम के नहीं हैं, और प्लस ये लोग किसी काम के होंगे भी तो ठीक है, हम भी उस लायक हो जाएंगे, और जिस दिन हमारे उर्दू के अल्फाज डिक्शन सब अच्छा हो जाएगा, उस दिन भी हम यही बात कहेंगे जो आज कह रहे हैं। हम्म। भैया, थोड़ा सा ये बताइए, लखनऊ में काफी लोग हैं जी जो आज की डेट में इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जी। तो आपके 2-3 फेवरेट क्रिएटर्स कौन है? पहली बात तो सब अच्छे हैं, खास करके जो सिटी पेज वाले लखनऊ के हैं वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और सिटी पेज वालों के पास सबसे ज़्यादा लखनऊ का रेवेन्यू है, हम्म, तो सबसे ज़्यादा उनको बधाई है। बाकी जो सबसे बेहतर काम दो ही लोग का लगता है, एक अपने भैया वो मारू भैया और हिमांशु भैया। तो बस ये दो लोग मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे मन में लखनऊ के प्रति बहुत प्रेम, सम्मान और आदर बढ़ाया है। और मेरी अब तक एक रील पे केवल मारू भैया का लाइक आया है, लेकिन एक उस लाइक ने मुझे 3-4 दिन उस हैंगओवर में रखा कि मारू भैया को मेरा काम पसंद आया या मेरी बात पसंद आई। तो उनका एक लाइक पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मारू भैया से मैं कभी आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक रील है जो पिन है, सफ़ेद दाढ़ी जिसका नाम है, और वो मैं पढ़ देता हूँ। वो रील ये है कि
मेरे कुछ दिन पहले मेरे दाढ़ी का बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए, तो उस पे एक लिखा था कि जो मेरा वाइट कलर है ना, वाइट मेरा पसंदीदा कलर है, तो उस पे था कि वैसे तो मेरा पसंदीदा कलर वाइट है, लेकिन जब मेरी दाढ़ी का पहला बाल सफ़ेद हुआ तो ये मुझे बात रास नहीं आई, और मैंने कैंची उठाई और तुरंत उसे काट दिया। या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसे रंग के अपनाता, नहीं, मैंने उसे काट दिया। लेकिन अब साल बीते और अब मेरे दाढ़ी के कई बाल सफ़ेद हैं। या तो मैं सारे बालों को काटता, या मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उन्हें अपना लेता। तो मैंने क्या किया, बिना सफ़ेद किए, बिना उन्हें रंगे, बिना कलर किए उन्हें मैंने अपना लिया। और मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि क्या मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तभी मैं किसी को अपनाऊंगा। हम्म। तो इस वाली रील पर मारूफ भैया का लाइक आया था। मारू भैया, लेकिन ये है कि अलग तरीके से नहीं नहीं, जिस तरीके से दिखा वो अपनी कहानियां कह रहे हैं साहब, बहुत कमाल। और जो कहानियां वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और इम्पैक्ट जो उनका हो रहा है हाँ, सबसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज। वो जो हमारे जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं कैमरे से, हम्म। तो कैमरा मारूफ भैया की जबान है। हम्म। तो बहुत ही वो जो जबान है उनकी, वो बहुत ही अच्छी है। जो बात हम लोग कह के नहीं पहुंचा पाते, वो उनका कैमरा हमारे एकदम दिल के कोर तक पहुंच रहा है। हम्म। और हिमांशु भैया दुनिया में जो लखनऊ का रंग बिखेर रहे हैं, और जिस तरह का वो इंसान है, कि वो होता है ना कि मेरे निगाह में वो बड़ा इंसान वो होता है जो छोटे से छोटे इंसान को ये फील करा दे कि तुम बड़े इंसान हो। हम्म। तो वो हिमांशु भैया के अंदर है कि उनसे मिलकर आप बहुत बड़े फील करते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं। भैया आपने फिर अभी जो अपनी पूरी शायरी थी, मतलब अभी जो हमारा पॉडकास्ट था, इसमें आपने ना एक पोयम की बात करी थी जो शायद आपने अपने पापा के लिए लिखी थी। हाँ अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा उसकी कुछ लाइनें हम लोगों के साथ शेयर। हाँ, तो वो पोयम ऐसी थी साहब कि बड़ी मेरे दिल के करीब थी, एकदम रियल, मेरे जीवन से है, मैं उसको पढ़ता हूँ पापा को अपने, कि पापा मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। पापा मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, जब जब जेब में थोड़े ही पैसे शेष हों, तो खुद पैदल चल के किराए वाले पैसे बचाकर बच्चों को ये कुछ कैसे लाया जाता है, मैंने सीखा है आपसे। पापा मैंने आज सीखा है आपसे, जब जिस बच्चे के पहली बार बोलने पर आपने मिठाइयाँ बांटी हो, वही बात, वही बेटा जब बड़ा होकर पिता की बात काट देता है, तो उस बात को हंस के टाला कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। मैंने सीखा है आपसे, जब बुरे से बुरे हालात में परिवार को कोई राह नजर नहीं आती, तो ऐसे ऐसे में अपने आप को मिटा के परिवार को संभाला कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। बहुत अच्छी भी है ये पोयम थी, और मतलब ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये हर हाँ, लड़के की मतलब कहानी है उसके पापा। पापा कभी बोले नहीं यार, मतलब मैं ये कहते हुए बहुत भावुक हो रहा हूँ, पिता कभी बोला नहीं कि उसने कितना ज्यादा सहा एक परिवार के लिए, बहुत सहा। हम मैन की बात कर रहे थे कि वो कितने सेक्रीफाइस करते हैं, तो फादर से ही वो स्टार्ट होता है, बच्चे पे आता है, उनके फादर ने उनसे देखा होगा। मतलब दुनिया का, मतलब कोई भी इंसान इस बात से पता नहीं कैसे ना जोड़े, लेकिन वो कहते हैं ना कि पिता अपने आप को मिटा देता है अपने घर के लिए। हम्म। तो वो पापा ने किया है, और वो करते रहेंगे। उस रोल में आप और हम जाएंगे तो हमको और आपको भी वही करना पड़ेगा। वो रोल ही इतना बड़ा है, जीवन रंगमंच है, और जीवन के रंगमंच में जो पिता का रोल है, वो यही बात का रोल है कि आप अपनी सारी, मतलब हम ऐसे पिताओं के बच्चे हैं जो जिनकी बनियान में छेद है, और लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा नए कपड़े में देखना चाहते हैं। भैया इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। लास्ट में अगर आप कुछ भी हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो। नहीं भाई, मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता ना, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो लखनऊ वाली बात हमने कही, उसमें एक दो बात पर जो मैंने बात कही है, तो उसके पर तो जो लोग अगर गुस्सा हो रहे हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और जो आरजे वाली बात की, उस भी अगर किसी को गुस्सा आया हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन वो बात मेरे दिल से निकली थी तो मैंने कह दी। बस मैं दुनिया के हर इंसान को ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है और बहुत खूबसूरत बनाई है। तो आप इसमें थोड़ा और रंग भरिए, इसके रंगों को उजाड़िए मत। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो दुनिया परमात्मा ने बनाई है, इसको और बेहतर और प्यारा बनाइए, इसको उजाड़िए मत।
बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया।